गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इरुशाला में। इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण विज्ञान का मास्टर वीडियो देखेंगे। इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का डिस्कशन किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग फिजिक्स देखेंगे, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं भौतिक विज्ञान से। तो देखते हैं इसको। इसमें सबसे पहले है मात्रक यूनिट। तो मात्रक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है और इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक है। मात्रकों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक क्या होता है? तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जो एसआई पद्धति में होती है, मूल मात्रकों की संख्या 7 है। तो मूल मात्रक वो होता है जो एसआई पद्धति में है। तो ये 7 होते हैं। कौन कौन? देखिए, एसआई मूल राशियां और उनके मात्रक देखते हैं। तो मूल राशि है लंबाई, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है और प्रतीक एम है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है एसआई मात्रक और केजी से दर्शाया जाता है। समय का सेकेंड होता है और एस से प्रतीक है इसका। विद्युत धारा एम्पियर, इसका होता है एसआई मात्रक और इसका सिंबल क्या है? ए। ताप उष्मा गतिकी का एसआई मात्रक होता है केल्विन। तो केल्विन इसको के से दर्शाते हैं। ठीक है, के। पदार्थ का परिमाण, ये मोल होता है इसका एसआई मात्रक और मोल इसका प्रतीक है। ज्योति तीव्रता कैंडला से एसआई मात्रक है और इसका सीडी प्रतीक है। अब आगे देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक जो होता है। तो ऐसी सभी भौतिक राशियों के मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के संयोजन से व्यक्त किया जाता है, उन्हें मूल व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक। तो इसमें देख लेते हैं विशिष्ट नामों एवं प्रतीकों वाले 22 एसआई व्युत्पन्न मात्रक हैं। इसको हम लोग देखते हैं। भौतिक राशि दिया है, मात्रक का विशिष्ट नाम और प्रतीक क्या है। तो समतल को इसका मात्रक रेडियन है और इससे प्रदर्शित करते हैं RAD। घन कोण का स्टेरेडियन है, SR से देखते हैं। आवृत्ति का हर्ट्ज है, HZ से। बल का मात्रक न्यूटन है, N से प्रदर्शित करते हैं। दाब या प्रतिबल, इसको कहते हैं पास्कल, इसका मात्रक है और PA से इसको सिंबल है इसका। ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा की मात्रा क्यों? जूल है इसका मात्रक और J से इसको प्रदर्शित करते हैं। शक्ति, रेडियंस, फ्लक्स, इसका जो है वाट है मात्रक और W से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश का कूलॉम है, C से। वोल्टता और विद्युत विभवांतर का है वोल्ट मात्रक, V इसका हो जाएगा। विद्युत धारिता का फैराडे है और ये F से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत प्रतिरोध को ओम से, ओम ऐसे होता है। विद्युत चालकता सीमेंस, S से। चुंबकीय फ्लक्स वेबर है इसका, WB। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो है टेस्ला, T। प्रेरकत्व हेनरी है, H से। तापमान डिग्री सेल्सियस से। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन 1M से, नहीं 1M नहीं है, LM है। ठीक है, LM। ठीक है, LM से। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रतिदीप्ति घनत्व जो है, प्रदीप्ति घनत्व है लक्ष्य से, LX से। एक रेडियो न्यूक्लाइड की सक्रियता बेकुरेल से मापते हैं और ये इसका एसआई मात्रक बेकुरेल है, BQ से। और शोषित विकिरण मात्रा ग्रे से, GY से इसको दिखाते हैं। विकिरण मात्रा समतुल्य सीवट है, इसका मात्रक है SV। ठीक है, और इसका संकेत SV है। उत्प्रेरण सक्रियता कैटल और KAT इसका सिंबल है। अब मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स है। प्रकाश वर्ष का प्रयोग अधिक लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक 1 नॉटिकल मील बराबर क्या होता है? 1852 मीटर के बराबर होता है। 1 नॉटिकल मील जो होता है 1852 मीटर के बराबर होता है। मेगावाट
बिजली के मापन की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 मिलियन वाट। क्यूसेक जो है जल प्रवाह की दर मापने की इकाई है। 1 क्यूसेक बराबर होता है 28.317 लीटर प्रति सेकेंड। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। 1 डॉप्सन इकाई बराबर होता है 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक जो होता है डाइन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। अब देखते हैं गति एवं बल के बारे में। अदिश राशि। अदिश राशियां वे भौतिक राशियां हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, तो ये अदिश राशियां होती है। जैसे दूरी, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, समय, ताप, शक्ति, आवेश, आवृत्ति, विभव, चाल, ये सभी हैं अदिश राशियां। सदिश राशि। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो जैसे इसमें आवेग है, विस्थापन है, त्वरण है, वेग है, बल है, संवेग है, वैद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय बल क्षेत्र इत्यादि है। न्यूटन के गति विषयक नियम। सर आइजक न्यूटन ने गैलीलियो की धारणाओं के आधार पर गति विषयक नियम 3 आधारभूत नियमों का प्रतिपादन किया। और सबसे पहले देखेंगे न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान वेग से गत्या अवस्था में रहती है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता है। गति के इस प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ठीक है, ये द्वितीय था। अब तृतीय नियम देखते हैं, थोड़ा सा हल्का हो गया है। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम क्या है? इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसी कारण इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है। उदाहरण के रूप में देखें, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की तरफ खिसकना है। अब कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा देखते हैं। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। किया गया कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जूल होता है। शक्ति अथवा सामर्थ्य किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की जो दर है वो सामर्थ्य होता है। सामर्थ्य कार्य बटा समय को कहते हैं। P बराबर होता है W/T। सामर्थ्य एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? जूल पर सेकेंड वाट होता है। गतिज ऊर्जा देखते हैं। किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। v वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। ठीक है, उदाहरण क्या है? तनी हुई कमानी की ऊर्जा, बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा। ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण देख लीजिए। तो इलेक्ट्रिक पंखा विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में इसका रूपांतरण होता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा से उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में इसका रूपांतरण होता है। विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश व उष्मा ऊर्जा में बदलती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में
और डायनेमो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, और सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। स्टीम इंजन क्या है? उष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। टरबाइन का चलना यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। और डीजल इंजन जो है रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, अब देखेंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व क्या होता है? सबसे पहले तो गुरुत्व से आशय उस आकर्षण बल से है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। गुरुत्वीय त्वरण जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। लिफ्ट में पिंड का भार देखिए, जब लिफ्ट नीचे की ओर यात्रा करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटता प्रतीत होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर यात्रा करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ता प्रतीत होता है। पलायन वेग देखते हैं। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस लौट के नहीं आता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आवर्तकाल एक कंपन या एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति किसी दोलन या कंपन करने वाले पिंड द्वारा एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। पृष्ठ तनाव के उदाहरण देख लीजिए। अपमार्जक पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। केशिकत्व के उदाहरण क्या है? लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ना केशिकत्व के कारण ही संभव है। केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधों को की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण पहुंचता है। दाब क्या होता है? प्रेशर किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल दाब कहलाता है, अर्थात दाब बराबर बल बाई क्षेत्रफल होता है। दाब और क्षेत्रफल में व्युत्क्रम संबंध होने के कारण कम क्षेत्रफल वाली वस्तुएं अधिक दाब डालती है। वायु दाब मापी को बैरोमीटर भी कहा जाता है। इसकी सहायता से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। किसी स्थान के वायु दाब में शीघ्रता से कमी आना उस क्षेत्र में आंधी या तूफान आने का या तेज हवाएं चलने का संकेत देता है। तरंग देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग, ये तरंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के कंपन से उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे बिना किसी माध्यम की सहायता से भी गमन कर सकती हैं। इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा मैक्सवेल द्वारा प्रस्तुत की गई है। दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ध्वनि देखते हैं। ध्वनि तरंगे ध्वनि यांत्रिक तरंगों का एक प्रकार है जिसका अनुभव हम अपने कानों द्वारा कर सकते हैं। ध्वनि तरंगे माध्यम की सहायता से चलती हैं। ये निर्वात से नहीं गुजर सकती हैं। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती हैं। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहा जाता है। ये तरंगे जो होती है मनुष्य के कान नहीं सुन सकते इसको, क्योंकि ये 20 हर्ट्ज से कम होता है। श्रव्य तरंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। मात्र श्रव्य तरंगों को ही मनुष्य के कान सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव जो होते हैं ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली होती हैं और इसे पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। पराश्रव्य तरंगों को मनुष्यों के कान नहीं सुन सकते हैं। इसे चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली
आसानी से सुना जा सकता है। ठीक है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, जबकि द्रव में उससे कम तथा गैस में सबसे कम होती है। विभिन्न माध्यमों में देखेंगे ध्वनि की चाल। वायु में 346 मीटर पर सेकेंड, ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकेंड, समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकेंड, आसुत जल में 1498 मीटर पर सेकेंड, एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड, निकेल में कितना होता है 6040 मीटर पर सेकेंड होता है, और स्टील में होता है, स्टील 5960 मीटर पर सेकेंड, लोहा में 5950 मीटर पर सेकेंड, पीतल में 4700 मीटर पर सेकेंड और कांच में 3980 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब आगे देखते हैं ऊष्मा। ऊष्मा देखते हैं तापमापन। तापमापन के 4 प्रमुख पैमाने होते हैं। कौन कौन? सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है और र्यूमर है। सेल्सियस तथा केल्विन में संबंध होता है C = K-273 होता है, या K बराबर कह लीजिए C+273 होता है। गलनांक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। ठोसों के पिघलने की प्रक्रिया जिस निश्चित ताप पर प्रारंभ हो जाती है, उस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। द्रव या तरल पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगते हैं, उस निश्चित ताप को उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, इसलिए इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। संघनन की क्रिया में पदार्थ वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तथा जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है, उस निश्चित ताप को संघनन बिंदु कहते हैं। ऊर्ध्वपातन गर्म करने पर ठोस पदार्थों का सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन करने वाले जो पदार्थ हैं वो कौन कौन है? अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, कपूर है, नैप्थेलिन, ये सभी हैं ऊर्ध्वपातन वाले। अब देखेंगे प्रकाश के बारे में। लाइट, प्रकाश तरंग एवं ऊर्जा है जिसके प्रभाव से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा की गई थी। प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि अन्य पारदर्शित एवं सघन माध्यमों में जैसे जल तथा कांच में इससे कम होता है। प्रकाश के बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के विभिन्न रंगों में सबसे कम होती है, अतः रैले नियम के कारण बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। अवतल दर्पण के बारे में देखते हैं। गोलीय दर्पण यदि उत्तल भाग पर पॉलिश करके बनाया जाता है तो इसका अवतल भाग परावर्तक बन जाता है, और ऐसा दर्पण जो होता है अवतल दर्पण कहलाता है। धंसा हुआ तल तो ये अवतल दर्पण कहलाता है। दंत चिकित्सक, कान, नाक और गले के डॉक्टरों, ENT डॉक्टर जो होते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग विशेष रूप से करते हैं क्योंकि यह बहुत पास स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। ठीक है। अब देखते हैं अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियां। तो वस्तु की स्थिति देखेंगे और प्रतिबिंब की स्थिति, फिर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा और आकार कैसा होगा। तो वक्रता केंद्र पर वस्तु की स्थिति है और इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, और वस्तु की जो प्रकृति होगी, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी उल्टा और वास्तविक होगा, और प्रतिबिंब का आकार समान आकार का होगा। अगर अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। बिंदु के समान अत्यधिक छोटा बनेगा। फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा और उल्टा और वास्तविक रहेगा, बहुत बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य है तो ये फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा और उल्टा और वास्तविक होगा, और ये आकार जो होगा इसका छोटा होगा।
ध्रुव और फोकस के मध्य होगा तो ये दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा और आभासी होगा और आकार बड़ा होगा। वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य होगा तो वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनेगा और उल्टा वास्तविक होगा, बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, यदि गोलीय दर्पण में अवतल भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो उत्तल भाग प्रकाश का परावर्तन करता है, तो ये उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होने के कारण एवं इसके द्वारा प्रतिबिंब सीधा बनने के कारण इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों में किया जाता है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा विभिन्न रंगों में विभक्त वर्ण विक्षेपण जो होता है उससे बनता है इंद्रधनुष। प्राथमिक रंग क्या होता है? ऐसे 3 रंग जिन्हें मिलाने पर सफेद रंग प्रकाश उत्पन्न किया जा सके वे प्राथमिक रंग कहलाते हैं। तो ये कौन है? लाल, हरा और नीला है। ठीक है, अब देखिए ये उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है। तो अनंत पर अगर वस्तु की स्थिति है तो ये फोकस पर दर्पण के पीछे इसकी प्रतिबिंब बनेगी, आभासी तथा सीधा होगा, अत्यधिक छोटा बिंदु के समान होगा। और अनंत तथा ध्रुव के मध्य होगा तो फोकस तथा ध्रुव के मध्य इसकी प्रतिबिंब बनेगी और आभासी तथा सीधा दर्पण के पीछे बनेगा और इसमें प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा। और दृष्टि दोष में कौन सा इस्तेमाल करते हैं लेंस, ये देख लेते हैं। तो निकट दृष्टि दोष जब होता है तो स्पष्ट निकट की वस्तुएं स्पष्ट देखते हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकते और इसमें अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह अगर दूर दृष्टि दोष होता है तो निकट की वस्तुएं जो है स्पष्ट नहीं देख सकते और दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख सकते हैं। निदान हो तो कौन सा लेंस लगाएंगे? उत्तल लेंस लगाएंगे। ठीक है, अबिंदुकता क्या होता है? यह रोग कॉर्निया के पूरी तरह से गोला न होने के कारण होता है। इस रोग में क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अबिंदुकता का निवारण बेलनाकार लेंस की सहायता से किया जाता है। रेडियो एक्टिव समस्थानिक क्या है? तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक बनाने के लिए पदार्थों को नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों द्वारा किरणित किया जाता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव समस्थानियों के उपयोग देखते हैं। कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जो उच्च ऊर्जा की गामा किरणें उत्सर्जित करता है। इन किरणों का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। आयोडीन 131 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जिसका प्रयोग थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार हेतु होता है। नाभिकीय विखंडन भारी नाभिक का 2 या अधिक खंडों में विभक्त होकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, यह क्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। इसमें अनियंत्रित विखंडन क्रिया होती। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो यह क्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। सूर्य की प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अब देखेंगे विश्व के विभिन्न देशों के कुछ भौतिकविदों के प्रमुख योगदान। ठीक है, तो ये R.A. मिलिकॉन ने इलेक्ट्रॉन आवेश की माप की। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय निर्देश किया। नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निर्देश किया। चंद्रशेखर वेंकट रमन ये अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन इन्होंने किया। लुइस विक्टर डी ब्रोगली द्रव्य की तरंग प्रकृति को इन्होंने किया। मेघनाथ साहा ऊष्मीय आयनन से संबंधित है। सत्येंद्र नाथ बोस क्वांटम यांत्रिकी से संबंधित है। वाल्फगैंग पाउली जो है अपवर्जन नियम से संबंधित है। एनरिको फर्मी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन से संबंधित है। होमी जहांगीर बाबा ये कॉस्मिक विकिरण का सोपानी प्रकर्म है। एस चंद्रशेखर सीमा तारों की संरचना एवं विकास से संबंधित है। जॉन बार्डिन जो है ट्रांजिस्टर
अति चालकता सिद्धांत से संबंधित है। और गैलीलियो गैलीली जो है ये जड़त्व के नियम से संबंधित है। क्रिश्चियन हाइगेंस प्रकाश का तरंग सिद्धांत से संबंधित है। आइजैक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गति के नियम और परावर्ती दूरदर्शक से संबंधित है। माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से संबंधित है। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ये विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत से संबंधित है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग इनसे संबंधित है। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों से, जगदीश चंद्र बसु अति लघु रेडियो तरंगे, बेतार संदेश और क्रेस्कोग्राफ से संबंधित है। मैरी स्क्लोडोस्का जो है क्यूरी ये रेडियम तथा पोलोनियम की खोज से संबंधित है और प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटा का अध्ययन इन्होंने किया। अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत नियम और सापेक्षिता का सिद्धांत से संबंधित है। विक्टर फ्रांसिस हैस कॉस्मिक किरणों से संबंधित हैं। अब विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देख लीजिए। एकोस्टिक ये ध्वनि से संबंधित अध्ययन करता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन करता है। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन करता है। हिप्नोलॉजी नींद का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। एस्ट्रोफिजिक्स आकाशीय पिंडों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन करता है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी घासों का अध्ययन करता है। आर्थ्रोलॉजी हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन करता है। बायोमेट्री गणितीय विधियों का जीवन विज्ञान में अनुप्रयोग होता है। कार्डियोलॉजी हृदय तथा उससे संबंधित रोगों का अध्ययन करता है। सिरामिक्स जो है मिट्टी के बर्तन बनाने की कला तथा इससे संबंधित विज्ञान का अध्ययन करता है। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन करता है। क्रोमैटोलॉजी ये विभिन्न रंगों का अध्ययन करता है। क्रायोजेनिक्स अति निम्न ताप के विभिन्न अनुप्रयोगों का अध्ययन करता है। साइटोलॉजी जैव कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन करता है। क्रिप्टोग्राफी संचार सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र का अध्ययन करता है। डेमोग्राफी मनुष्य की जनांकीय स्थिति का अध्ययन करता है। एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण विकास का अध्ययन करता है। इकोलॉजी पौधों एवं जंतुओं के वातावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। यूजेनिक्स ये वांछित आनुवांशिक गुणों की अभिवृद्धि हेतु नियंत्रित जनन के द्वारा जनसंख्या में सुधार का अध्ययन करता है। एंटोमोलॉजी जो है कीटों की विभिन्न प्रजातियों का वैज्ञानिक अध्ययन। जेनेटिक्स जो है वंशानुगत गुणों का अध्ययन करता है। जीनियोलॉजी लॉजी जो है वंशावली या वंश परंपरा का अध्ययन करता है। हेमेटोलॉजी रक्त एवं संबंध रोगों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है हिपेटोलॉजी। तो हिपेटोलॉजी जो है यकृत पित्ताशय एवं अग्नाशय तथा उनके विकारों का अध्ययन करता है। हिस्टोलॉजी जो है ऊतकों की रचना का अध्ययन करता है। हर्पेटोलॉजी सरीसृप एवं उभयचरों का अध्ययन करता है। हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के जल में पौधों की उगने की कला है। हाइड्रोपैथी जल के प्रयोग से रोगों के उपचार का अध्ययन है। हाइड्रोथेरेपी जल से रोगों के उपचार का तकनीक है। होलोग्राफी लेजर के माध्यम से त्रिआयामी फोटोग्राफी की कला है। लेपिडाप्टेरोलॉजी ये तितलियों एवं कीट पतंगों का अध्ययन है। और मीटियोरोलॉजी जो है वायुमंडलीय प्रक्रियाओं में एवं मौसम का अध्ययन है। मार्फोलॉजी प्राणियों एवं पौधों की आकृति एवं बनावट का अध्ययन है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है। न्यूमिस्मैटिक्स जो है सिक्कों का अध्ययन है। न्यूमेरोलॉजी अंक ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन है। निमेटोलॉजी कोल कृमि का अध्ययन है। नेफ्रोलॉजी गुर्दा या वृक्क का अध्ययन है। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क स्नायु तंत्र तथा इनके रोगों का अध्ययन है। ओडोंटोलॉजी दांतों की संरचना एवं रोगों का अध्ययन है। पैथोलॉजी रोगों के कारणों एवं प्रभावों का अध्ययन है। साइकिएट्री जो है मानसिक रोगों तथा इनके निदान का अध्ययन है। पीडियाट्रिक्स बच्चों तथा इनसे संबंध बीमारियों का अध्ययन है। न्यूमेटिक्स जो है वायु या गैसों का अध्ययन है। फार्माकोलॉजी जो है औषधियों तथा उनके
प्रयोग एवं प्रभाव का अध्ययन है। फ्रेनोलॉजी खोपड़ियों का अध्ययन है, खोपड़ी का। पोमोलॉजी फलों एवं उनके उत्पादन का अध्ययन है। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन। फिलोलॉजी भाषा विज्ञान का अध्ययन। पेट्रोलॉजी चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन। पोसोलॉजी औषधि की मात्रा के प्रयोग का अध्ययन। फोनेटिक्स स्वर की ध्वनियों एवं इनके उच्चारण का अध्ययन। प्लाज्मोलॉजी जो है जीव जंतुओं की सूक्ष्मतम संरचना जैसे कोशिका आदि का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते हैं। सेरोलॉजी ब्लड सीरम एवं अन्य शारीरिक द्रवों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। टैक्सोनॉमी जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन। गायनेकोलॉजी स्त्री रोगों का अध्ययन। जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं अवस्थाओं का अध्ययन होता है। तो ये आपका भौतिकी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग रसायन विज्ञान देखेंगे। ठीक है, रसायन विज्ञान देखते हैं। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना एवं उनसे संबंधित भौतिक एवं रासायनिक गुणों और उनसे संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है और लेवेसियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। रसायन विज्ञान को एक अलग ज्ञान शाखा के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वो रॉबर्ट बॉयल को दिया जाता है। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण देखते हैं। ताप व दाब की साधारण दशाओं में द्रव्य को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठोस, द्रव एवं गैस। ठोस जो है पदार्थ की वह भौतिक अवस्था ठोस कहलाती है जिसकी आकृति एवं आयतन निश्चित होता है, जैसे धातुएं, लकड़ी, लवण, ईंटें इत्यादि। द्रव जो है पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति नहीं, तथा जिस पात्र में रखा जाता है उसकी आकृति ग्रहण कर लेता है वो द्रव कहलाता है, जैसे जल, दूध, अल्कोहल, मरकरी आदि। गैस जो है पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित नहीं होते हैं क्योंकि यह उस पूरे पात्र में फैल जाता है जिसमें इसे भरा जाता है, तो गैस कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वायु, ये सभी गैस हैं। मानव के सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा देखते हैं। ऑक्सीजन जो है 65% पाया जाता है, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन जो है 9.5%, नाइट्रोजन है 3.2%, कैल्शियम जो है 1.5%, फास्फोरस 1.0%, पोटेशियम 0.4%, सल्फर जो है 0.3%, सोडियम 0.2%, क्लोरीन 0.2%, मैग्नीशियम 0.1% है। धातु वे तत्व जो उष्मा एवं विद्युत के सुचालक तथा उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले होते हैं, इनमें चमक होती है, वो धातु कहलाते हैं। इनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण होता है, जैसे लोहा, चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम आदि। अधातु वे तत्व जिनमें धातुओं के विपरीत गुण होते हैं, अर्थात जिनमें चमक न हो, आयोडीन को छोड़कर, एवं आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण भी न हो, अधातु कहलाता है। ये प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं तथा ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जैसे सल्फर, ब्रोमीन, फास्फोरस आदि। उपधातु वे तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं के उभयनिष्ठ गुण पाए जाते हैं, जैसे आर्सेनिक, सिलिकॉन, एंटीमनी, विस्मत आदि। अब नेक्स्ट देखते हैं कार्बनिक यौगिक। वे यौगिक जो मुख्यतः जीवित स्रोतों से प्राप्त हों तथा ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन के एक या अधिक परमाणु अन्य तत्वों के परमाणुओं मुख्यतः हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अकार्बनिक यौगिक वे यौगिक जिनका निर्माण किन्हीं 2 या 2 से अधिक तत्वों सामान्यतः कार्बन के अतिरिक्त के संयोग से बनता है, वो अकार्बनिक यौगिक कहलाता है, जैसे जल और नमक आदि। मिश्रण क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर निर्मित पदार्थ मिश्रण कहलाता है। इन्हें साधारण भौतिक विधियों द्वारा पुनः पृथक किया जा सकता है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। परमाणु क्या है?
द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जिनमें रासायनिक क्रिया में भाग लेने का गुण विद्यमान रहता है वो परमाणु कहलाता है। परमाणु भार किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग के द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन परमाणु के 1.008 भाग के द्रव्यमान से कितने गुना भारी है। द्रव्यमान संख्या क्या है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु क्रमांक परमाणु नाभिक में कुल प्रोटॉनों की संख्या अथवा उदासीन परमाणु के लिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। अब देखते हैं प्रमुख लवण एवं उनके रासायनिक नाम तथा उपयोग। सबसे पहले इसमें है साधारण नमक। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है NaCl है, सोडियम क्लोराइड। और इसका उपयोग किस लिए करते हैं? खाने, अचार के परिरक्षण और मांस एवं मछली के संरक्षण में। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 बनाने में। और कपड़ा धोने, कांच, कॉस्टिक सोडा व अपमार्जक चूर्ण के रूप में इसका उपयोग करते हैं। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बेकिंग पाउडर अग्निशमन तथा पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए। फिटकरी जो है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट इसका नाम है, K2SO4 Al2SO2 का होल 3 इंटू 24 H2O। और इसका उपयोग करते हैं रंगाई, कटे हुए स्थान से रक्त का स्राव रोकने के लिए एवं पानी को शुद्ध करने के लिए। सोरा जो है इसका रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट है, KNO3। बारूद बनाने एवं उर्वरक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। नीला थोथा कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O। कवकनाशी विद्युत लेपन, रंगाई एवं छपाई में किया जाता है। अब देखेंगे कुछ प्राकृतिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक एवं बिच्छू का डंक में मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसेटिक अम्ल, दही खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, अंगूर एवं इमली में टार्टरिक अम्ल और नारंगी, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन। कार्बन प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। कार्बन के शुद्ध रूप को हीरा और ग्रेफाइट, मुक्त रूप कार्बन का जो शुद्ध रूप है वो हीरा और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। संयुक्त रूप में कार्बन प्राकृतिक गैस में, पेट्रोलियम में, वायुमंडल में तथा समस्त जीवों में पाया जाता है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा अति कठोर पदार्थ होता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.4175 होता है, जिसके कारण यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। काले या गैर रत्न गुणवत्ता वाले हीरे को बोट कहते हैं। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु का संकरण sp² होता है। यह परतों के रूप में व्यवस्थित रहता है। ग्रेफाइट को काला सीसा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु भट्टियों में इलेक्ट्रोड के रूप में, पेंसिल के नोक आदि में किया जाता है। हीलियम हल्की गैस होने के कारण हीलियम का उपयोग मौसम संबंधी गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में भरने के लिए किया जाता है। नियोन देखिए, नियोन को नूतन गैस भी कहते हैं। वायुयान चालकों को संकेत संप्रेषण के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश बल्बों में नियोन का प्रयोग किया जाता है। आर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है। इसकी उपस्थिति में तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। रेडॉन क्या है? रेडॉन एक रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। कैंसर के रेडियो एक्टिव उपचार के लिए रेडॉन का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन आयतन की दृष्टि से यह वायुमंडल का लगभग 78% होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। यह एक निश्चेतक के रूप में भी काम किया जाता है। क्लोरोफॉर्म को भी निश्चेतक के रूप में काम किया जाता है, यूज किया जाता है उसका। नेक्स्ट है मृदा में
कुछ नाइट्रोसोमोनास स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। ये जीवाणु राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर आदि होते हैं। सल्फर पेट्रोलियम शोधन संयंत्रों तथा वाहनों से प्रदूषण के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नोट में देख लीजिए, ताजमहल का क्षरण मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। चांदी धातुओं में सर्वाधिक विद्युत तथा उष्मा की चालक होती है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग दर्पण बनाने के लिए किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। अब प्रमुख धातु तथा उनके अयस्क देखेंगे। बिस्मथ, इसका अयस्क है बिस्मथीनाइट। तांबा का अयस्क है एजुराइट, मैलेकाइट, कैल्कोपाइराइट, कैल्कोसाइट और क्यूप्राइट। ये तांबा का अयस्क है। कैडमियम का अयस्क है क्रीनोकाइट। एंटीमनी का स्टिबनाइट है इसका अयस्क। कोबाल्ट का है स्मेल्टाइट। क्रोमियम का क्रोमाइट। एल्युमिनियम का बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, डायस्पर, ये सभी एल्युमिनियम के हैं। सोडियम का सोडियम क्लोराइड या रॉक सॉल्ट, ट्रोना, सोडियम नाइट्रेट या चिली सोरा, बोरेक्स, ये सभी सोडियम के हैं। टीन का कैसीटेराइट, जस्ता का स्फेलेराइट, जिंक ब्लेंड, फ्रैंकलिनाइट है, कैलामाइन, जिंकाइट, ये सभी। निकेल का है मिलेराइट। पोटेशियम का सिल्वाइन, कार्नेलाइट और सोनाइट। बेरियम का बेराइट होता है। मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम साल्ट, ये सभी मैग्नीशियम का है। मरकरी का सिनेबार है अयस्क। मैग्नीज का पायरोलुसाइट है। लोहा का है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट। यूरेनियम का पिच ब्लेड है, यूरेनीनाइट भी कहते हैं इसको। कार्नोटाइट, ये है यूरेनियम का। लेड का गैलेना है। ठीक है, अब देखेंगे प्रमुख मिश्र धातुएं एवं उसका संगठन। तो पीतल में तांबा 70% और जिंक 30% पाया जाता है। गन मेटल में तांबा 88%, जिंक 2% और टीन जो है 10% पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील में आयरन जो है 89.4%, क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35 है % और कार्बन जो है 2.5% पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में तांबा है 51%, निकेल 19% और जिंक जो है 30%। कांसा जो है, कांसा में 88% तांबा पाया जाता है, टीन जो है 12% पाया जाता है। टांका में सीसा जो है 63% और टीन जो है 37% पाया जाता है। टाइप मेटल में सीसा 81% और एंटीमनी 16% और टीन जो है 3% पाया जाता है। प्रमुख धातुएं एवं उनके यौगिकों का उपयोग। तो पारा है, पारा का उपयोग थर्मामीटर, अमलगम और सिंदूर बनाने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग और प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। मैग्नीशियम का प्रयोग फ्लैश बल्ब और धातु मिश्रण बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का हॉल्टवायर, इसका प्रयोग जो होता है चीनी उद्योग में सिरे से चीनी तैयार करने में किया जाता है। कैल्शियम का पेट्रोलियम से सल्फर हटाने और अभिकारक के रूप में किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का टूथपेस्ट, चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में किया जाता है। जिप्सम का CaSO4 अमोनियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने और सीमेंट उद्योग में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 तो इसका उपयोग मूर्ति बनाने तथा अस्थि चिकित्सा में पट्टी बांधने में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में और कागज बनाने में तथा कपड़ों के विरंजन में किया जाता है। उसी तरह कॉपर का प्रयोग बिजली का तार और पीतल बनाने में। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा CuSO4 इसका प्रयोग है विद्युत सेलों के निर्माण, कीटाणुनाशक के रूप में, कॉपर के शुद्धिकरण में तथा रंग बनाने में किया जाता है।
क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण और ब्लू तथा ग्रीन कांच के निर्माण में। क्यूप्रस ऑक्साइड है, इसका प्रयोग लाल कांच के निर्माण और कीटनाशक के रूप में। क्लोरीन का प्रयोग मस्टर्ड गैस, टिंचर और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्रोमीन का प्रयोग औषधि, टिंचर निर्माण, रंग उद्योग में तथा प्रतिकारक के रूप में। आयोडीन का रंग उद्योग में, कीटाणुनाशक तथा टिंचर आयोडीन बनाने में। सल्फर का उपयोग औषधि, कीटाणुनाशक के रूप में तथा बारूद निर्माण में किया जाता है। फास्फोरस का उपयोग, श्वेत फास्फोरस का प्रयोग चूहे मारने में, लाल फास्फोरस दिया सलाई के निर्माण तथा फास्फोरस ब्रांज बनाने में किया जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन का उपयोग होता है अमोनिया उत्पादन में, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में। द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में। भारी जल का प्रयोग न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं के, ड्यूटरेट यौगिक के निर्माण में तथा न्यूट्रॉन बंधक के रूप में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्लराज, क्लोरीन, रंग, क्लोराइड, लवण के निर्माण में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का स्टोरेज बैटरी के रूप में, उर्वरक उत्पादन, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के रूप में, रंग उत्पादन तथा प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। अमोनिया का प्रयोग किया जाता है रेयॉन बनाने में, आइस फैक्ट्री में और प्रतिकारक के रूप में। नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है शल्य चिकित्सा में, निश्चेतक के रूप में। फिटकरी का प्रयोग औषधि निर्माण, चमड़ा उद्योग, जल को शुद्ध करने और कपड़ों की रंगाई में। जिंक का प्रयोग बैटरी बनाने और हाइड्रोजन बनाने में। जिंक ऑक्साइड का मलहम बनाने में तथा पोर्सेलिन में चमक लाने के लिए। फेरस ऑक्साइड का फेरस लवणों के निर्माण और हरा कांच बनाने में। फेरिक ऑक्साइड का फेरिक लवणों के निर्माण तथा जेवरात पॉलिश करने में फेरिक ऑक्साइड का। पोटेशियम ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी के लिए। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद बनाने में। पोटेशियम सल्फेट उर्वरक बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे बहुलक। स्टार्च और सेलुलोज भी प्राकृतिक बहुलक हैं जो पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। प्लास्टिक भी एक बहुलक पदार्थ है। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक प्लास्टिक जैसे लाख और एक कृत्रिम प्लास्टिक जैसे नायलॉन, पॉलीथीन, ये सभी। बहुलीकरण क्या होता है? एक ही यौगिक के अणुक अणु जब परस्पर संयोग करके एक बड़े अणु की संरचना ग्रहण कर लेते हैं तो इसे बहुलीकरण कहते हैं। पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन या एथिलीन C2H4 के उच्च ताप पर बहुलीकरण करने की क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। रसायन विज्ञान के अब विशेष तथ्य देख लीजिए। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। ऑस्मियम एवं इरिडियम सर्वाधिक भारी तत्व है। ऑक्सीजन भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। रासायनिक पदार्थों के व्यावसायिक नाम तथा रासायनिक सूत्र देखते हैं। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 इसका सूत्र होता है। मार्स गैस, गोबर गैस इसे कहते हैं। मीथेन CH4। मूर्खों का सोना आयरन पायराइड को या आयरन सल्फाइड को FeS होता है इसका। रेड लेड, ट्राई प्लाम्बिंग और टेट्रा ऑक्साइड इसका सूत्र होता है Pb3O4। चूने का पानी बुझा हुआ चूना जो होता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का हॉल्टवाइड। चूना बिना बुझा जो रहता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्विक लाइम होता है CaO होता है। जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O। चूने का पत्थर लाइम स्टोन या चौक ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। हरा कशिश फेरस सल्फेट कहते हैं इसको FeSO4 × 7H2O। नीला थोथा कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। सुहागा बोरेक्स कहते हैं Na2B4O7 × 10H2O। नौसादर जो होता है अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। अत्यंत ज्वलनशील होने के कारण सोडियम को मिट्टी के तेल केरोसिन में रखा जाता है। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। यह दलदली स्थानों पर पाए जाने के कारण ही कहते हैं इसे मार्स गैस। ठीक है, ये दलदली स्थानों पर पाया जाता है जिसके कारण इसे मार्स गैस कहते हैं। गोबर गैस का मुख्य अवयव है मीथेन।
जंगलों में गिरे हुए पत्तों के सड़ने से मीथेन गैस बनती है। मिथाइल आइसोसाइनाइट या मिक गैस एक जहरीली गैस है जिसका उपयोग कीटनाशक के बनाने में किया जाता है। वर्ष 1984 में भोपाल गैस दुर्घटना में हुई जिसमें यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल से इसी गैस का रिसाव हुआ जिसके कारण हजारों लोग मारे गए। सामान्य रसायन देखते हैं। हीटर की कॉइल नाइक्रोम मिश्र धातु की बनी होती है। पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं। जब पेट्रोल में 10 से 20% तक एथिल या मेथिल एल्कोहल मिलाते हैं तो इस मिश्रण को गैसोहॉल कहते हैं। अति घातक विस्फोटक डायनामाइट रासायनिक रूप से नाइट्रोग्लिसरीन है। इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था और इसी जिसके नाम पर नोबेल पुरस्कार है। ठीक है, इन्हीं ने किया था। रासायनिक पदार्थ और उनके प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, केसिन प्रोटीन दूध और पनीर में पाया जाता है। निकोटीन तंबाकू में, कैफीन चाय, कॉफी, कोको, चॉकलेट में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी और बिच्छू के डंक विष में पाया जाता है। कार्बन काल निर्धारण जीवाश्मों, चट्टानों आदि की आयु का पता लगाने की एक विधि है। रात्रि के समय जुगनू से निकलने वाला प्रकाश लूसीफेरिन नामक रसायन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होता है। ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देती है। तो इस तरह आपका रसायन कंप्लीट हो गया। जीव विज्ञान, ठीक है। तो इसमें देखते हैं जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस तथा लोगोस। तो बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। अब देखते हैं जीव विज्ञान की उप शाखाएं। तो जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी में मनुष्य में बुढ़ापा तथा बुढ़ापा लाने के कारकों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मृदा निर्माण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। लिथोट्रिप्सी में गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली आदि में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किए जाने का अध्ययन किया जाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन करते हैं। बायोमेट्री में गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकें द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। बायोनिक्स में जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना होता है। बायोनोमिक्स जीवधारियों के वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं। कॉन्कोलॉजी में मोलस्का के खोलों का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स में जीवधारियों में आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशगति का अध्ययन करते हैं। इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी ये मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन होता है। पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन होता है। पैरासाइटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। फ्रेनोलॉजी कपाल गुहा की संरचना के आधार पर मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का। पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। मैल्कोलॉजी जो है मोलस्का के अध्ययन से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित अध्ययन। टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का अध्ययन। अनिर्थोलॉजी पक्षियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब आगे देखते हैं कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में सबसे पहले कोशिका सेल के बारे में देखेंगे। कोशिका जीवन की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक नामक जीवाणु की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये दो प्रकार की होती हैं। अब हम लोग देखेंगे
प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो विशेषता, और ये प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक है। तो कोशिका भित्ति में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होती है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में सेलुलोज की ये बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, यहाँ उपस्थित होता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका है जो अनुपस्थित होता है और यहाँ उपस्थित होता है। राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं और इसमें 80S प्रकार के होते हैं। गोल्जी काय अनुपस्थित होता है और इसमें उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। लाइसोसोम अनुपस्थित होता है और ये यहाँ उपस्थित होता है। डीएनए एकल सूत्री होता है और यूकैरियोटिक में द्विसूत्री होता है। कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन के द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री तथा समसूत्री के द्वारा होता है। अब हम लोग देखेंगे कोशिका के मुख्य भाग। तो सबसे पहले है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। यह केवल पादप कोशिका एवं जीवाणुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टिगोलाइकेन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली देखेंगे तो कोशिका के सभी अंग कोशिका झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। यह एक अर्धपारगम झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों का निर्धारण करना होता है। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में देखते हैं। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका कला से संबंध होती है। इसका मुख्य कार्य उन सभी वसाओं तथा प्रोटीनों का संचरण करना है जो कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। राइबोसोम होता है, यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक प्रोटीन की बनी होती है और यह प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के लिए स्थान प्रदान करते हैं। यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया 1890 में अल्टमान ने कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख किया है, परंतु इसे बायोप्लास्ट नाम दिया है। सर्वप्रथम सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। गोल्जी का इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में की थी। गोल्जी को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। पौधों में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। कोशिकीय स्रावन देखते हैं। गोल्जी कोय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है जैव कलाओं का रूपांतरण, हार्मोन्स तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, एक्रोसोम का निर्माण, ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का निर्माण। लाइसोसोम के बारे में देखते हैं। वर्ष 1955 में लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम डी डुवे ने किया। लाइसोसोम का प्रमुख कार्य बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तारक काय या सेंट्रोसोम की खोज एडवर्ड वॉन बेनेडन ने 1883 में किया, जबकि इसका नामकरण टी बावेरी ने 1888 में किया था। तारक काय मात्र जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक या प्लास्टिस्ट, ये लवक की खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। लवक प्रायः पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। हरितलवक पर्णहरिम नामक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। तो ये है पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में लवक उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होता है। तारक काय अनुपस्थित होता है, किंतु शैवाल और कवकों आदि में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में तारक काय उपस्थित होता है। यह कोशिका विभाजन में यहाँ सहायक होता है। इसमें पूर्ण विकसित कोशिका के मध्य में प्रायः एक बड़ी रिक्तिकता उपस्थित होती है। इसमें रिक्तिकता जो है
अनुपस्थित होती है या तो छोटी होती है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन में कोशिका के मध्यरेखीय भाग में एक पट्ट निर्मित होता है और इसमें कोशिका विभाजन में कोशिका कला के अंतर्वलन द्वारा दो भागों में बट जाती है। अब आगे देखते हैं, हरित तलवक की सहायता से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा अपना भोजन बनाते हैं। हरित लवक की को कोशिका का रसोई भी कहा जाता है। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? वर्णी लवक हरे रंग को छोड़कर अन्य कई रंगों जैसे लाल, पीले, नारंगी आदि रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। अवर्णी लवक रंगहीन होता है। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। अवर्णी लवक जो होता है मुख्यतः भूमिगत तनों एवं जड़ों में पाया जाता है। केंद्रक देखिए, केंद्रिका की खोज फोंटाना ने किया था जबकि ओमेन ने इसे न्यूक्लियस नाम दिया था। केंद्रक द्रव में धागे नुमा संरचना फैली होती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन एक न्यूक्लियो प्रोटीन है जो न्यूक्लिक अम्ल एवं क्षारीय प्रोटीन के मिश्रण से बना होता है। आनुवांशिकी देखते हैं। आनुवांशिकी लक्षणों के एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता या वंशानुगति कहते हैं। यह व्यक्तिगत भिन्नता के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख कारक है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के लिए उद्यान मटर जिसका नाम था पाइसम सैटावियम का चुनाव किया था। कोशिकाओं में डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में किया था। उन्होंने इसे न्यूक्लिन नाम दिया था। डीएनए अणुओं में 5 कार्बनीय शर्करा डीऑक्सी राइबोज होता है। डीएनए अणु में एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन या तथा साइटोसिन नामक नाइट्रोजनी समाक्षार होते हैं। मानव जाति में कुल 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में समान या समजात होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। एक जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में समान नहीं होते हैं जिन्हें हिट्रोसोम्स या एलोसोम्स कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे आनुवांशिक रोग एवं प्रभावित अंग। आनुवांशिक रोग से प्रभावित अंग, तो वर्णांधता जो है इसका प्रभाव क्या होता है कि लाल एवं हरा रंग पहचानने में की क्षमता नहीं होती है, ठीक है, और इसके वाहक जो होती हैं स्त्रियां होती हैं। हीमोफीलिया रक्त का थक्का इसमें नहीं बनता है, स्त्रियां ही वाहक होती हैं। टर्नर सिंड्रोम में बांझपन होता है स्त्रियों में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में नपुंसकता होती है पुरुषों में। डाउन सिंड्रोम मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी, गैर आनुपातिक बेडौल शारीरिक ढांचा होता है। तो ये सभी आनुवांशिक रोग हैं। अब देख लीजिए प्रमुख जीव एवं उनके गर्भाधान काल की अवधि। तो मनुष्य में जो गर्भाधान काल होता है 270 दिन होता है, गाय में 280 दिन, भैंस में 310 दिन, हाथी में 620 दिन, बकरी में 150 दिन, भेड़ में 150 दिन, सूअर में 115 दिन, कुत्ता में 61 दिन, खरगोश में 31 दिन, घोड़ा में 340 दिन, चूहा में 21 दिन और शेर में 110 दिन, नीली व्हेल 360 दिन होता है, ठीक है। अब हम लोग पादप जगत देखेंगे, ठीक है, देखते हैं इसको। पादप जगत जो होता है 2 भागों में बटा है, पुष्पोद्भिद पौधा या इसको फेनोरोगैम्स कहते हैं और अपुष्पोद्भिद पौधे जिसको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। तो पुष्पोद्भिद है जो उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, आवृतबीजी पौधे या एंजियोस्पर्म और अनावृतबीजी पौधे या जिम्नोस्पर्म। और आवृतबीजी पौधे को भी 2 भागों में, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में बांटा गया है। उसी तरह अपुष्पोद्भिद पौधे को 3 भागों में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा है, ठीक है। तो
थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये 3 भागों में बांटा गया है। और फिर से थैलोफाइटा को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? जीवाणु, लाइकेन, कवक, शैवाल। तो ये सभी थैलोफाइटा में आते हैं। ठीक है। विभिन्न प्रकार के पादपों तथा उनके क्रियाकलापों को जो अध्ययन होता है उसे वनस्पति विज्ञान या बोटनी कहते हैं। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। अब देखेंगे पौधों में तत्व की कमी से जो होने वाले रोग होते हैं वो देख लेते हैं। तो चुकंदर का जो हार्ट रोग होता है ये बोरॉन की कमी से होता है। सेब में आंतरिक काग बोरॉन की कमी से। नींबू में डाइबैक रोग तांबा की कमी से, कॉपर की कमी से। पत्ता गोभी में व्हिप टेल रोग मॉलिब्डेन की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग जस्ता जिंक की कमी से। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरॉन की कमी से। धान व लेग्यूमिनस पौधों में पुनः ग्रहण रोग जो होता है ये तांबा की कमी से होता है। देख लीजिए वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व। तो देखते हैं सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा यूकेलिप्टस होता है। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष जो होता है सिकोया का होता है, ये अनावृतबीजी होता है। सबसे छोटा आकार में आवृतबीजी पौधा उल्फिया ग्लोबोसा होता है। सबसे बड़ा बीज लोडोसिया का होता है और सबसे बड़ा जो पुष्प है रेफ्लेसिया ओर्नोल्डाई होता है। रेफ्लेसिया ओर्नोडाई। सबसे बड़ा बीजांड है साइकस का। सबसे छोटा बीज आर्किड होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे कम गुणसूत्र वाला आवृतबीजी पादप हैप्लोपोएपस ग्रेसिलिया होता है। सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला आवृतबीजी पौधा जो होता है ये ओफियोग्लोसम होता है। ओफियोग्लोसम। ठीक है। और सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डायसोनिया होता है। डायसोनिया होता है सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा। अब हम लोग विषाणु के बारे में देखेंगे। वायरस। विषाणु जो होता है अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकता है और इसकी खोज 1892 में इवानोस्की ने किया था। इवानोस्की ने। कवक क्या होता है? फंगी जो होता है फफूंद अर्थात कवकों के अध्ययन को कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहते हैं। और कवक प्रायः सभी जगहों पर पाया जाता है। ये क्लोरोफिल रहित सकेंद्रीय संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट है। अब रोग और कवक देखते हैं। तो आलू का जो पछेती अंगमारी रोग होता है वो किस कवक के कारण होता है? फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस की कमी से होता है। फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस की कमी से। आलू का वाट रोग ये सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम की कमी से होता है। सारे कवक की होता है, कवक के कारण होता है, कमी नहीं, कवक के कारण होता है। सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम ये आलू का वाट रोग से संबंधित है। आलू का अगेती अंगमारी तो ये अल्टरनेरिया सोलेनाई की वजह से होता है। क्रूसीफेरी में श्वेत गैरिक रोग तो ये एल्बुको कैंडिडा के कारण होता है। गेहूं का सल्टकंड ये होता है यूस्टी लैगो न्यूडाट्रिटिसाई की कमी से कमी नहीं है, कवक के कारण होता है। ये कवकों का नाम है। यूस्टिलैगो न्यूडाट्रिटिसाई कवक के कारण होता है। गन्ने का रेड रॉट जो होता है कोलीटोट्राइकम फलकेटम के कवक के कारण होता है। मूंगफली का टिक्का रोग ये सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के कारण होता है। अरहर की म्लानी फ्यूजेरियम उडम के कारण होता है। जौ का स्लथ कंड या नीरावृत स्मट जो होता है यूस्टिलैगो न्यूडा के कारण होता है। यूस्टिलैगो न्यूडा के कारण। ठीक है। अब लाइकेन के बारे में देखते हैं। लाइकेन जो होता है शैवाल तथा कवक के साहचर्य से निर्मित जीव समूह होता है। लाइकेन में लैंगिक जनन केवल इनके कवकी घटक द्वारा होता है। जीवाणु बैक्टीरिया विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं वो जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। जीवाणु सबसे सरल अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय आद्य जीव हैं।
1683 में सर्वप्रथम हॉलैंड के निवासी एंटोनी वोन ल्यूहेनहॉक ने इसकी खोज किया था और इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवाणु नाम 1829 में सर्वप्रथम एरनबर्ग ने दिया था। रॉबर्ट कोच ने कॉलरा तथा क्षय रोग के जीवाणुओं की खोजें की थी। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके, पास्चुराइजेशन तथा किण्वन की खोज की थी। अब देख लीजिए जीवाणु और रोग, तो स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम जीवाणु के कारण आलू का सैथिल रोग होता है। कौन सा है जीवाणु? स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के कारण क्राउन गाल रोग होता है, क्राउन गाल रोग। जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिसर, ये बंद गोभी का काला गलन होता है इसके कारण। अब अनावृत बीजी पौधे देखेंगे। ये वास्तव में टेरिडोफाइट्स तथा आवृत बीजी पौधे के बीच का समूह है। इस समूह में वे पौधे आते हैं जिनमें बीज तो बनते हैं परंतु वे नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं। इसमें अंडाशय का पूर्णतः अभाव पाया जाता है और संसार का सबसे ऊंचा पौधा सिकोआ संपरवायरेंस इसी समूह से संबंधित है। आवृत बीजी इस समूह के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं। इसमें प्रायः जड़, तना, पत्ती, फल, फूल तथा बीज पूर्ण विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। पुष्प की उपस्थिति तथा द्युनिषेचन इन पौधों का अद्वितीय लक्षण है। इन पौधों के बीज में बीजपत्र होते हैं, जिसके आधार पर इस समूह को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे। तो एक बीजपत्री पौधे जो होते हैं ये पुष्पोद्भिद पौधों का वह समूह है जिनमें बीजों में एक ही बीजपत्र होता है और द्विबीज में दो बीजपत्र होते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए कुल और प्रमुख पौधे देखते हैं। तो किस कुल में कौन से पौधे आते हैं? ये ब्रैसिकेसी या क्रूसीफेरी के कुल में सरसों, मूली, सलजम आता है। मालवेसी कुल में भिंडी, गुड़हल, कपास, पटसन आता है। लेग्यूमिनोसी इस कुल में सीसम, बबूल, कत्था, अशोक, गुलमोहर, कचनार, छुई मुई, सिकाकाई, मेथी, सनई, इमली तथा सभी दलहन फसल आते हैं। एस्टरेसी या कंपोजिटी ये इसमें सूरजमुखी, भृंगराज, गुलदावदी, गेंदा, कुसुम, डहेलिया, कुश ये सभी आते हैं। कुकुरबिटेसी कुल में कद्दू, खीरा, तरबूज, खरबूज, टिंडा, लौकी, चिंचिड़ा, परवल, करेला, ककड़ी, तुरई ये सभी किस में आते हैं? कुकुरबिटेसी कुल में। रोजेसी कुल में सेव, बादाम, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी ये सभी आते हैं। रुटेसी फूल में नींबू, संतरा, मौसम्मी, बेल ये सभी आते हैं। सोलेनेसी कुल में धतूरा होता है। आलू, बैंगन, रसभरी, मिर्च, टमाटर, तंबाकू, रात की रानी, अश्वगंधा, एट्रोपा, बेलाडोना आता है। आर्किडेसी में आर्किड, हेबिनेरिया, वेंडा ये आते हैं। लिलियासी कुल में लहसुन, प्याज, एलोवेरा आता है। एरिकेसी या पाल्मी कुल में सुपारी, नारियल, खजूर, ताड़ आता है। पोएसी या ग्रेमिनी में गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, गन्ना, बांस ये सभी आता है। तनों का रूपांतरण देख लीजिए। प्रकंद में हल्दी और अदरक क्या है? प्रकंद है। कंद क्या है? आलू जो है कंद है। घनकंद है बंडा। सल्क कंद प्याज है, सल्क कंद। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पादप हार्मोन। पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन वृद्धि वर्धक होते हैं, जबकि एब्सिसिक एसिड तथा एथिलीन वृद्धि रोधक होते हैं। अब देखेंगे पर्यावरण में सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। सर्वप्रथम एजी टांसले नामक वैज्ञानिक द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट्स को 3 भागों में विभाजित किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक जो होते हैं प्रोड्यूसर, वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं, जैसे हरे पौधे।
उपभोक्ता जो है कंज्यूमर होता है, मुख्यतः उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करने वाले घटक को उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में देखते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, इसके अंतर्गत वे शाकाहारी जीव आते हैं जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस, खरगोश, ये सभी। द्वितीयक उपभोक्ता में इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो शाकाहारी जंतुओं अर्थात प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे मेढक, लोमड़ी, भेड़िया, ये सभी। तृतीय उपभोक्ता, तो इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे सांप, शेर, चीता आदि। अपघटक, इसके अंतर्गत वे निम्न श्रेणी के जीव आते हैं जो मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर सड़ा देते हैं, जैसे जीवाणु, कवक, ये सभी। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित प्राणियों का प्रति इकाई क्षेत्र में संपूर्ण शुष्क भार उसका जीव भार कहलाता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र तालाब में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सर्वदा सीधा रहता है। प्रायः एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अब देखते हैं पाचन में सहायक प्रमुख अंग। अमाशय में पाचन, ग्रसिका से होकर भोजन ज्वं ही अमाशय में पहुंचता है, तो अमाशय से पाइलोरिक, ठीक है, पाइलोरिक है भाग की ओर क्रमाकुंचन प्रारंभ हो जाता है। जठर रस में पेप्सिन एवं रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। रेनिन जो है दुग्ध प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अब छोटी आंत में पाचन देखते हैं, तो अमाशय से आने वाले कायम अथवा तरल भोज्य पदार्थों का पाचन छोटी आंत में होता है। आंतरीय रस जो होता है क्षारीय होता है तथा एक स्वस्थ मानव में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरीय रस स्रावित होता है। अब यकृत, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। यकृत में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का निर्माण होता है जो विटामिन के साथ रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। यकृत में हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण भी होता है जो शरीर के भीतर रुधिर का थक्का नहीं जमने देता। यकृत जो है पित्त का संश्लेषण करती है। अग्नाशय देखते हैं, पैनक्रियाज। अग्नाशय जो होता है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है और ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशय, इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन जो है ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन निर्माण की क्रिया पर नियंत्रण करता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे परिसंचरण तंत्र। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत 4 भाग आते हैं, हृदय, धमनियां, शिराएं और रुधिर। ठीक है, मानव हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है और इसके अगले भाग में एक दायां आलिंद एवं एक बायां आलिंद तथा पिछले भाग में एक दायां निलय तथा एक बायां निलय होता है। दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के बीच त्रिवलनी कपाट होता है। हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार लगभग धड़कता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब जो होता है 120/80 mmHg होता है और जिसमें सिस्टोलिक जो होता है 120 होता है तथा डायस्टोलिक जो होता है 80 होता है। अब चिकित्सा उपकरण दिया हुआ है और उसके प्रयोग दिए हुए हैं। स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं, हृदय गति अर्थात हृदय स्पंदन की जो दर होता है उसे मापने में प्रयुक्त होता है।
पेसमेकर हृदय गति अधिक हो जाने या कम हो जाने पर इसे समान अवस्था में लाने हेतु इसके प्रयोग किया जाता है। स्फैग्मो मैनोमीटर ये रक्त दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन जो होता है संपूर्ण शरीर में किसी असामान्यता या विकृति का स्कैन पता लगाने हेतु किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये जो है हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए ईसीजी के लिए प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ये मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑटो एनालाइजर ये ग्लूकोज यूरिया कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एमआरआई जो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग द्वारा संपूर्ण शरीर में असामान्यता या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाया जाता है। तो आप ये देख लिया। अभी हम लोग देख रहे थे ना, अब सीरा है इसमें, तो विभिन्न अंगों से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को सीरा कहते हैं। पल्मोनरी सीरा फेफड़ा से बाएं आलिंद में रक्त को पहुंचाता है जो शुद्ध होता है। और धमनी क्या करता है, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। पल्मोनरी धमनी जो होता है दाहिने निलय से फेफड़े में रक्त पहुंचाती है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी या वाहिकाओं को कोरोनरी धमनी कहते हैं। कोरोनरी धमनी जो है ये किन्हीं कारणों से रुकावट हो जाने पे हार्ट अटैक हृदयाघात हो जाता है। अब रुधिर के बारे में देखते हैं। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है और यह एक क्षारीय विलयन होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। वयस्क मनुष्य में सामान्यतः 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। अब लाल रक्त कणिकाएं या एरिथ्रोसाइट देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसकी मृत्यु यकृत एवं प्लीहा में हो जाती है। कुल कणिकाओं का 99% जो होता है भाग आरबीसी होता है। हिम लौह वर्णक के कारण ही रुधिर का जो रंग होता है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है, ऑक्सीजन का संवहन करना होता है। अब श्वेत रुधिर कणिकाएं या ल्यूकोसाइट कहते हैं इसको। इसका प्रमुख कार्य शरीर को सुरक्षा प्रदान करना होता है। सर्वाधिक सुरक्षा करने वाली WBC लिम्फोसाइट होती है। सी है रुधिर प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का प्रमुख योगदान होता है रुधिर का थक्का बनाने में। ठीक है, रुधिर प्लेटलेट्स केवल स्तनियों के रुधिर में ही पाया जाता है। प्लाज्मा की मात्रा कुल रुधिर का 55% होता है। ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर रुधिर होता है। शरीर में रुधिर का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। आवश्यकता से अधिक रुधिर का संचय या शरीर का रुधिर बैंक प्लीहा या तिल्ली में होता है। शरीर में आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। प्लीहा को मृत रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहते हैं। रक्त समूह देख लीजिए। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही और रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहते हैं। लैंडस्टीनर एवं वीनर द्वारा रेसिस बंदर के रक्त में RH फैक्टर की खोज की गई थी। ये रुधिर वर्ग दिया है, प्रति एंटीजन दिया है और प्रतिरक्षी एंटीबॉडी दिया है। तो रुधिर वर्ग ए में ए एंटीजन होता है और एंटीबॉडी यहाँ बी होती है। उसी तरह रुधिर वर्ग बी में एंटीजन जो होता है बी होता है और एंटीबॉडी जो होती है ए होता है। ए बी में ए तथा बी दोनों में से ए तथा बी एंटीजन होता है और यहाँ पे एंटीबॉडी कोई नहीं होता है, इसीलिए किसी से भी रक्त ले सकता है। और रुधिर वर्ग ओ में कोई नहीं, एंटीजन होता ही नहीं है और दोनों इसमें एंटीबॉडी जो होता है दोनों होता है, ए तथा बी, इसीलिए वो ले नहीं सकता।
चलिए अब ब्रिक देखते हैं किडनी के बारे में। ब्रिक जो है गहरे लाल रंग के तथा सेम के बीज की आकृति का होता है। तो ये लाल रंग का होता है और सेम के बीज की आकृति का होता है। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में इसकी संख्या 1 जोड़ी होती है। ब्रिक नलिकाएं या नेफ्रॉन्स ब्रिकों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाइयां होती हैं। मूत्र में सामान्यतः 95% जल होता है, 2% अनावश्यक लवणों के आयन होते हैं और 2.6% यूरिया होता है, 0.3% क्रिएटिनिन, यूरिक अम्ल आदि होते हैं। मूत्र में उपस्थित यूरोक्रोम वर्णक के कारण मूत्र का जो रंग होता है हल्का पीला होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। प्रायः ब्रिक में बनने वाली पत्थरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अब देखेंगे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क सबसे पहले है इसमें। तो मनुष्य का मस्तिष्क क्रेनियन अर्थात खोपड़ी में हड्डियों के बने कपाल गुहा में सुरक्षित बंद रहता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1.3 to 1.4 किलोग्राम होता है। सेरिब्रम, थैलमस तथा हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लागेंटा और पॉन्स वेरोलाई पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिब्रम यह बुद्धि, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञान, विद्वता, स्मृति, वाणी तथा चिंतन का केंद्र होता है। यह ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त परिणामों का संविश्लेषण एवं समन्वय केंद्र होता है। थैलेमस यह ताप, पीड़ा, स्पर्श आदि का बोध कराता है। हाइपोथैलेमस इसका प्रमुख कार्य क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करना है। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र होते हैं। सेरिबेलम यह पश्च मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होता है। सेरिब्रम के बाद यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इसका कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना है। मेडुला ऑब्लागेंटा जो है इसका मुख्य कार्य होता है हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, श्वसन दर, भोजन निग्रहण, वमन, खांसना, छींकना, हिचकी, स्वाद, लार के श्रवणों संतुलन, जीभ की गतियों आदि का ये नियंत्रण करता है। मेरुरज्जु जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। मेरुरज्जु मस्तिष्क से आने वाली उद्दीपनों का संवहन करती है। अब देखेंगे कंकाल तंत्र। वयस्क मनुष्य का अंतः कंकाल 206 हड्डियों का बना होता है। नोट क्या है? शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज होती है जो कान के पास होती कान में, और सबसे बड़ी अस्थि फीमर होती है जांघ में। तो हमारे शरीर में 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियां पाई जाती हैं। यह हमारे वक्षीय कटहरे का पार्श्व भाग बनाती हैं। अब देखिए अंतःस्रावी तंत्र जिसमें बहिस्रावी ग्रंथि, इनसे स्रावित पदार्थ इनकी नलिकाओं में बहकर संबंधित एपिथीलियमी स्तर की सतह पर मुक्त होता है, जैसे दूध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, लार ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है? इनसे स्रावित पदार्थ या हार्मोन्स उत्तक द्रव में मुक्त होते हैं और रुधिर कोशिकाओं में पहुंचकर सारे शरीर में संचरित होते हैं, जैसे पीयूष अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क अर्थात एड्रिनल, पीनियल, थाइमस, ये सभी ग्रंथियां इत्यादि। मिश्रित ग्रंथि, इनमें बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के उत्तक या कोशिकाएं होती हैं, जैसे अग्नाशय। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि एवं उससे उत्पन्न होने वाले हार्मोन देख लीजिए। सबसे पहले पीयूष ग्रंथि है। यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में हाइपोफाइसियल गड्ढे अर्थात सेला टर्सिका में सुरक्षित स्थित होता है। इसके द्वारा कई हार्मोन्स
अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, यह ग्रंथि मनुष्य के गले में श्वास नाल ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे स्थित होती है। इससे टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन एवं ट्रायोडोथायरोनिन हार्मोन का स्राव होता है। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है मिक्सीडिमा। यह रोग वयस्कों में थायराइड के अल्प स्रवण से होता है। इससे उपापचयी दर अर्थात BMR बहुत कम हो जाता है, अतः समय से पहले वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देने पड़ते हैं। जड़ मानवता, यह रोग भ्रूण में या शिशु अवस्था में थायराइड के अल्पस्रावन के कारण होता है। इसमें बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और बच्चे जो हैं बौने रह जाते हैं। सामान्य घेंगा या गलगंड, तो थायराइड ग्रंथि के बड़ी होकर फूलने को घेंगा कहते हैं और यह रोग भोजन में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होता है। हाशीमोटो का रोग, यह रोग वृद्धावस्था, चोट, संक्रमण, शल्य चिकित्सा आदि के कारण थायराइड ग्रंथि के अत्यधिक अल्पस्रावन या क्षतिग्रस्त होने से होता है। पराअवटु ग्रंथि क्या होता है? यह गले में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है और यह भ्रूण के एंडोडर्म से उत्पन्न ग्रंथि है। अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि, यह मुख्यतः दो भागों में, बाहरी भाग अर्थात कार्टेक्स और आंतरिक भाग मेडुला में होता है। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित एड्रीनेलिन हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन शरीर में संकटावस्था का सामना करने हेतु उग्र विपत्ति प्रतिक्रिया करने हेतु तैयार रहते हैं। एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन के स्राव से हृदय गति में वृद्धि तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। जनन ग्रंथि, देखिए अंडाशय ओवरी, इससे निम्नलिखित हार्मोन का स्राव होता है। सबसे पहले एस्ट्रोजन है, तो इसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं। यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। प्रोजेस्टेरॉन, यह गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। वृषणों की लेडिंग कोशिकाओं से नर हार्मोन्स अर्थात एंड्रोजेंस का स्रावन होता है। प्रमुख एंड्रोजेन टेस्टोस्टेरोन होता है, इसे पौरुष विकास हार्मोन भी कहते हैं। अब देखेंगे पोषक तत्व। सबसे पहले विटामिन, तो विटामिन की खोज फंक ने किया था। विटामिन जो है जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं और इनकी दो श्रेणियां हैं। एक तो जो जल में घुलनशील होती है, दूसरा जो वसा में घुलनशील होती है। तो जल में घुलनशील B तथा C होता है और उसके बाद जो बच जाता है वो सभी वसा में ADE ये सभी वसा में होता है। तो B और C कहाँ? जल में घुलनशील होता है। अब देखिए विटामिन और उसकी की कमी से होने वाले रोग और उससे स्रोत। तो विटामिन A को रेटिनॉल कहते हैं और इससे कमी से रतौंधी, जीरोपैथलीमिया हो जाता है। संक्रमण भी होता है इससे, और त्वचा की कोशिका में परिवर्तन, ये सभी होता है कमी से। और जब हम लोग स्रोत क्या है इसका, गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, ये सभी खाते हैं तो हमें विटामिन A मिलता है। विटामिन B1 का नाम है, वैज्ञानिक नाम थायमिन है और इसकी कमी से बेरी और वृद्धि रुकना होता है और इसको अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, इससे ये प्राप्त होता है। विटामिन B2 जो है राइबोफ्लेविन किलोसिस होता है इसकी कमी से, और पनीर, अंडे, इष्ट, मांस, हरी पत्तियां इसके स्रोत हैं। विटामिन B3 को नियासिन या निकोटीनिक अम्ल कहते हैं और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। और इष्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां इसकी स्रोत हैं। विटामिन B5 जो है पैंटोथेनिक अम्ल है और इसकी कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद हो जाता है। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए अंडे, दूध, मांस, मूंगफली आदि का सेवन करना पड़ता है। विटामिन B6 है, पायरिडॉक्सिन इसका नाम है और इसकी कमी से रक्त क्षीणता,
चर्म रोग, पेशीय ऐंठन हो जाता है। और इसके लिए इसके स्रोत जो है दूध है, इष्ट, मांस, अनाज ये सभी हैं। विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है। चर्म रोग, बालों का झड़ना इससे की कमी से। मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल ये सभी इसके स्रोत हैं। विटामिन B9 देखते हैं तो फोलिक अम्ल होता है। रक्त क्षीणता, इसकी कमी से रक्त क्षीणता और कुंठित वृद्धि हो जाती है। हरी सब्जियां, फलियां, इष्ट, मांस, अंडे ये स्रोत हैं इसके। विटामिन B12 को साइना कोबालामिन कहते हैं और इसकी कमी से रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां होती है। मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत के जीवाणु ये सभी इसके स्रोत हैं। विटामिन C देखते हैं तो एस्कॉर्बिक अम्ल इसे कहते हैं और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और स्रोत क्या है? नींबू वंश के जितने फल हैं सभी, टमाटर, आंवला, सब्जियां ये सभी हैं। विटामिन D की कमी से कैल्सीफेरॉल होता है और सूखा रोग नहीं, विटामिन D को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक है, कैल्सीफेरॉल विटामिन D का वैज्ञानिक नाम है और इसकी कमी से सूखा रोग, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। और ये स्रोत इसका क्या है? मक्खन है, मछली का तेल है, अंडा है आदि ये सभी, तथा सूर्य का प्रकाश से शरीर में ये संश्लेषण होता है इसका। विटामिन E देखिए, E को टोकोफेरोल कहते हैं और इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी, जनांगांग और पेशियां कमजोर हो जाती हैं। तो इसके जो है तेल है, गेहूं है, अंडे की जर्दी है, सोयाबीन है। विटामिन K की कमी से नैप्थोक्विनोन हो विटामिन K को नैप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। विटामिन K को नैप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन, और इसकी कमी से चोट पर रक्त थक्का नहीं जम पाता है। और ये स्रोत इसका क्या है? हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया ये सभी हैं। अब आगे देखते हैं, सोयाबीन में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। मूंगफली में प्रोटीन, वसा, शर्करा सभी पाई जाती हैं। बाल जो है क्रिएटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। दूध में केसिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है जिसके कारण दूध जो है रंग इसका सफ़ेद होता है। गाय के दूध का जो हल्का पीला रंग होता है ये कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 से 46 ग्राम होती है। दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मानव शरीर के 50 से 75% ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट द्वारा होता है। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद आदि ये सभी कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। वसा देख लीजिए, असंतृप्त वसा वनस्पति और मछली से प्राप्त होता है। संतृप्त वसा ताड़ और नारियल से प्राप्त होता है। एक वयस्क व्यक्ति को लगभग 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। न्यूक्लिक अम्ल के कार्य क्या हैं? क्रोमैटिन धागे का निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण एवं नियंत्रण करता है, आनुवांशिक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संवहन करता है। जल हमारे शरीर के भार का लगभग 60 से 70% भाग जो होता है जल होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे? जीवाणु जनित रोग। ठीक है, तो टिटेनस जो होता है ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के वाहक है। इसका वाहक जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है और प्रभावित अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। टाइफाइड के वाहक जीवाणु है साल्मोनेला टाइफी और आंत है प्रभावित अंग। हैजा का विविरियो कॉलेरी और आंत है प्रभावित अंग। निमोनिया का डिप्लोकोकस न्यूमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी इसका वाहक जीवाणु है और फेफड़ा इससे प्रभावित होता है। क्षय रोग में माइकोबैक्टीरियम या ट्यूबरकुलोसिस होता है जीवाणु और फेफड़ा, हड्डी ये प्रभावित होती हैं। प्लेग एर्सीनिया पेस्टिस या पासुरेला पेस्टिस के कारण होता है और ये फेफड़ा दोनों पैरों के बीच प्रभावित अंग होता है।
गोनोरिया जो है नाइसेरिया गोनोरियाई से होता है, मूत्र मार्ग इससे प्रभावित होता है। डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थरी और श्वास नली प्रभावित होता है। काली खांसी बोर्डेटेला पर्टुसिस जीवाणु है और श्वसन तंत्र इससे प्रभावित होता है। कोढ़ जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है, इससे तंत्रिका तंत्र और त्वचा प्रभावित होता है। सिफिलिस जो है ट्रेपोनेमा पैलिडम जीवाणु है इसका और जननांग इससे प्रभावित होता है। अब देखेंगे विषाणु जनित रोग और इसमें रोग है वाहक विषाणु और प्रभावित अंग। तो एड्स जो है HIV विषाणु से होता है, इससे प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो विषाणु से होता है, गला रीढ़ व तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंजा मिक्सो विषाणु से है विषाणु है, श्वसन मार्ग प्रभावित होता है। चेचक बैरियोला विषाणु है, संपूर्ण शरीर त्वचा इससे प्रभावित होती है। चिकन पॉक्स भी वैरिसेला विषाणु से होता है और संपूर्ण शरीर त्वचा इससे प्रभावित होती है। खसरा जो है पैरामिक्सो विषाणु से, इससे भी संपूर्ण शरीर त्वचा प्रभावित होता है। रेबीज जो है रैबिडो विषाणु से होता है और इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। हर्पीज जो है ये हर्पीज विषाणु होता है, त्वचा प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस बी जो है हेपेटाइटिस बी विषाणु से होता है और इससे यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं ग्लूकोमा व टेक्रोमा आंखों की बीमारी है। कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। सर्स का पूरा नाम क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, अब परजीवी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग देखते हैं। मलेरिया में परजीवी कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम और प्रभावित अंग है RBC और प्लीहा। पायरिया में एंट अमीबा जिंजीवेलिस परजीवी है और मसूड़ा प्रभावित होता है। निद्रा रोग होता है ट्रिपोनोसोमा गैम्बियस नामक परजीवी के और ये मस्तिष्क प्रभावित होता है। अमीबियासिस जो पेचिस होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से परजीवी से होता है और इसमें प्रभावित अंग है आंत। काला जार जो होता है लिस्मैनिया डोनोवानी परजीवी है और अस्थि मज्जा प्रभावित होती है। डायरिया में गियार्डिया इंटेस्टिनोसिस ये परजीवी है और छोटी आंत इससे प्रभावित अंग है। ठीक है, पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। मलेरिया पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज लेवरन ने किया था। मलेरिया की वाहक कौन होता है? मादा एनीफ्लीज मच्छर होती है। अब फफूंद से होने वाले रोग, दमा जो है किस फफूंद के कारण होता है? स्पर्जियस फ्यूमिगेट्स से होता है। एथलीट फुट टीनिया पेडिस व ट्राइकोफाइटोन से होता है। गंजापन टीनिया कैपिटिस इसके लिए जिम्मेदार है। दाद जो है ट्राइकोफाइटोन एवं माइक्रोस्पोरम से होता है। अब आगे देख लेते हैं। मलेरिया से प्रभावित होने वाला जो अंग है प्लीहा है। मलेरिया के उपचार हेतु क्लोरोक्विन कामाक्विन इत्यादि औषधियों का प्रयोग किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है हड्डी का एक रोग है जिसमें हड्डियां जो होती हैं जीर्ण हो जाती हैं। सैल्मोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु से भोजन विषाक्तता फूड पॉइजनिंग होता है। इटाई जो रोग है कैडमियम के विषाक्तन से होता है। फेनिलकीटोन्यूरिया एक प्रकार का वंशानुगत रोग है। फेनिलकीटोन्यूरिया में मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और मानसिक जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। BCG का जो टीका है वो तपेदिक से बचाव हेतु लगाया जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से बच्चे तब प्रभावित होते हैं जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 10 ppm से अधिक होती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप की बीमारी होती है। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। ट्यूमर संसूचित करने में आर्सेनिक 74, परिसंचरण तंत्र में
रक्त के थक्का का पता लगाने में सोडियम 24, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 तथा गोल्ड 198 का, और थायराइड संबंधी विकृतियों के उपचार में आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है तथा जीवों, पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों का पता लगाने में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। मूत्र में एल्बुमिन की अधिक उपस्थिति एवं उसके प्रभाव से वृक्क के फेल हो जाने की आशंका होती है। अन्य रोग देख लीजिए, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक लिंग संलग्न रोग है। हीमोफीलिया में रोगियों में चोट पर काफी समय तक रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया का प्रारंभ महारानी विक्टोरिया से होने के कारण इसे शाही रोग भी कहते हैं। हीमोफीलिया रोग का वहन स्त्रियां करती हैं, जो कि प्रायः पुरुषों में प्रकट होता है। मिनी माता एक तंत्रिका संबंधी रोग है। मिनी माता रोग शरीर में पारा की अधिकता के कारण होता है। HIV क्या है? HIV एड्स रोग का कारक HIV वायरस है, जिससे श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रभावित होती हैं। एलिसा परीक्षण एड्स की पहचान के लिए होता है। ठीक है। जापानी एन्सेफ्लाइटिस पालतू सूअर एवं जंगली चिड़िया जापानी एन्सेफ्लाइटिस के विषाणु के पोषक होस्ट होते हैं। इस विषाणु का संक्रमण मनुष्यों एवं जानवरों में क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। पीलिया जॉन्डिस जो होता है, तो पीलिया रोग में यकृत प्रभावित होता है। पीलिया में बिलीरुबिन पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे त्वचा एवं नेत्र पीले पड़ जाते हैं। चेचक वेरियोला वायरस द्वारा होता है। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग का प्रचलित नाम है और बर्ड फ्लू H5N1 नामक वायरस के कारण होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, मनुष्य समानतः दिन भर में लगभग 1.45 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। एल्जाइमर जो है रोग से मानव का मस्तिष्क प्रभावित होता है। एल्जाइमर में मनुष्य की स्मरण क्षमता क्षीण हो जाती है। कीटभक्षी पौधे कीटों को खाते हैं, क्योंकि वे जिस मिट्टी में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। नेत्रदान में दाता की आंख का कॉर्निया नामक भाग उपयोग में लाया जाता है। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि उसकी छाल का नाश करने से होता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पतियों को जीरोफाइट कहते हैं। अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों या दलदली क्षेत्रों की वनस्पतियों को हाइग्रोफाइट कहते हैं। जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। लवणीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को हेलोफाइट कहते हैं। सिनकोना पौधे की छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है। खुरपका व मुंह पका जो रोग है तथा काउपॉक्स मवेशियों में होने वाले विषाणुजन्य संक्रमणीय रोग हैं। मैड काउ रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले रोग है। प्रायन जो है ये प्रायन नामक प्रोटीन मैड काउ रोग का कारक होता है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। वाष्प उत्सर्जन पोटोमीटर से मापा जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया। तो आपका जीव विज्ञान इससे कंप्लीट हो गया।